नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, फाइनेंशियल न्यूज़ में, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रोज़ यहाँ डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके चुने हुए कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। तो हम शुरुआत करेंगे आज कुछ आर्टिकल से। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं मई के महीने में, इसका हीट वेव के इफेक्ट से क्या रिलेशन है। हम ये भी देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड पैसा इस वक्त आ रहा है और क्यों आ रहा है इतना पैसा। इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। तो कुछ ब्रीफ आर्टिकल्स के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से जो हमने डिस्कस किया था। अभी टाइटल इसका डिस्कस किया हमने कि पैसेंजर व्हीकल्स सेल्स डिक्लाइन इन वे ऑन पोल्स हीट वेव इफेक्ट। यहाँ पे बात हो रही है पैसेंजर व्हीकल्स की। इंडिया में 1% डिक्लाइन हुए हैं पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स मई के महीने में, अगर आप कंपेयर करें पिछले साल का जो मई का महीना था उससे। अब क्या क्या यहाँ पे रीजंस बताए जा रहे हैं। सबसे पहले मार्केट प्लेयर्स, जो कंपनीज है ना, इनका ये कहना है कि एक तो बहुत ही ज़्यादा हॉट समर है इस बार, लोकसभा इलेक्शंस भी अभी चल रहा है, तो जहाँ पे शोरूम के फुटफॉल में ही 18% का डिक्लाइन है। इसका मतलब पिछले साल से आप कंपेयर करें तो लोग शोरूम ही नहीं आ रहे हैं चल के। क्यों? एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोकसभा इलेक्शंस भी है, तो लोगों ने 18% कम लोग आए हैं इस बार। अगर आप फुटफॉल की बात करें तो 9.5% का डिक्लाइन है ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप नंबर देखें, जो मई में बिका था ये था 3,03,358। ये सेकेंड मंथ है इस ईयर जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल सेल्स में डिप नज़र आ रहा है हमें। डिप मतलब कम सेल्स हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्योंकि अगर मार्च देखें तो मार्च में भी 6% का डिक्लाइन था। मार्च में 3,22,345 यूनिट्स बिके थे। और ये भी क्यों? क्योंकि मार्च में डिस्काउंटिंग बढ़िया थी और फाइनेंसिंग भी हो जा रही थी व्हीकल्स की स्पेशल ऑफर्स पे, तब ये नंबर है। इसके अलावा जनवरी में अगर आप देखें ना, तो रिकॉर्ड हाई सेल्स हमने देखा था। जनवरी में 3,93,250 यूनिट पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे और नवंबर में 3,60,431। तो ये उस टाइम का रिकॉर्ड था। टू व्हीलर के सेल्स में लेकिन कोई ये घटत हमें देखने को मिल नहीं रही है। इसका एक और रीज़न है, कल ही हमने पढ़ा कि किस तरीके से रूरल इंडिया में इस बार एक्सपेक्टेशंस बढ़िया है। रूरल इंडिया में देखें आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग कमाएंगे पैसे और खर्च भी ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से टू व्हीलर स्टॉक्स देखिए आप। सिर्फ लोगों ने ये अनुमान लगाया कि मानसून इस बार बढ़िया होना है। मानसून बढ़िया होगा तो गाँव में लोग कि खेती बढ़िया होगी, पैसे ज़्यादा होंगे, मोटरसाइकिल भी ज़्यादा खरीदेंगे और ट्रैक्टर भी ज़्यादा खरीदेंगे। इस बेसिस पे आप देखें तो इस महीने आप एक बार चेक कीजिए जाके, हीरो मोटरकॉप, बजाज ऑटो, एस्कॉच, आइशर मोटर, इनके शेयर प्राइस कहाँ चल रहे हैं। सिर्फ इस बेसिस पे कि मानसून बढ़िया आएगा, ये इतनी ज़्यादा आगे के प्रेडिक्शंस करके स्टॉक प्राइस आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है कई बार, हमेशा नहीं। तो टू व्हीलर के सेल्स ऑलरेडी अप थे। थ्री व्हीलर्स के सेल्स में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। कमर्शियल व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स में दिक्कत नहीं है। परेशानी जो हमें दिख रही है वो दिख रही है पैसेंजर व्हीकल्स में। इसके अलावा अगर आप मई में देखेंगे, मई का ही डेटा है ये, इंडियन ऑटो रिटेल सेक्टर, ठीक है, 2.1% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक डिसेंट मॉडेस्ट ग्रोथ है। कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कुछ बहुत कम भी नहीं है। अगर टॉप 4 कंपनीज देखें आप, तो मारुति सुजुकी है, ह्युंडई मोटर है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन चारों कंपनियों ने सेल्स में डिक्लाइन बताया है मई के महीने में। एंड किया मोटर एक अलग कंपनी है जो बता रही है कि 9% की इंक्रीमेंट हुई इनकी सेल्स में। तो यस, किया बहुत ही स्पेसिफिक कार्स भी बनाती है। अगर आप देखें, ज़्यादा मॉडल्स नहीं है किया के पास, जैसे टाटा या फिर अगर आप मारुति और महिंद्रा की भी बात करें, महिंद्रा भी ठीक है, सिर्फ एसयूवी सेगमेंट में है, लेकिन बहुत सारे मॉडल्स हैं इनके पास साथ में। लेकिन किया अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा मॉडल्स नहीं है और 9% की बढ़त इन्होंने रिकॉर्ड की है, जबकि इंडिया की टॉप कंपनीज डिक्लाइन में थी। तो सप्लाई भी बेटर हुआ है पहले से, कुछ पेंडिंग बुकिंग्स भी है, डिस्काउंट स्कीम्स भी है, और लेकिन लैक ऑफ न्यू मॉडल्स, ये एक इशू है कि नए मॉडल्स लॉन्च नहीं हो रहा है। कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है। अगर आप आज एक कार लॉन्च करते हैं 9 लाख की, तो सामने से 4 कंपनियां और लॉन्च कर देती है 9 लाख के ब्रैकेट में सेम फीचर्स के साथ गाड़ियों को। ठीक है, तो कंपटीशन अब ईजी नहीं रहा। इसके अलावा पुअर मार्केटिंग एफर्ट्स भी कुछ खास है नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए तो इंक्रीज कस्टमर पोस्टपोनमेंट्स एंड लो इंक्वायरी एक चैलेंजिंग मार्केट कंडीशन बन गया है। तो ऑटो सेक्टर में इस वक्त क्या चैलेंजेस है? अगर कोई बोले
ऑटो सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो कि नए मॉडल्स कम लॉन्च हो रहे हैं पहले से। इसके अलावा नए मॉडल्स का मतलब ये नहीं कि जो पुराने ही मॉडल्स हैं उसको बस आप चेंज करते जा रहे हो। जैसे सिर्फ डिज़ायर के ही पता नहीं कितने मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं अभी तक, जो हर साल नया आ जाता है, राइट। फेस लिफ्ट आ गया, ये आ गया। हम बात कर रहे हैं कम्प्लीटली न्यू मॉडल्स के, ना कि ओवरहॉल के। ये बहुत कम है। इसके अलावा कस्टमर्स की पोस्टपोनमेंट बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स बहुत पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। इंक्वायरी कम हो गई है पहले से। इसके अलावा मार्केटिंग भी, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इनकी कोई खास नहीं है, इनका ये कहना है। और एक रीज़न मैं खुद से बताना चाहूँगा, हमें लगता है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ा है लोगों की इनकम से, एंड इसकी वजह से क्या है कि अभी लोग इसे एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। तो जो इन्फ्लेशन है मे बी उसे कवर करने के लिए करीब 3 से 4 साल या 5 साल भी लग सकता है कि लोग उस लेवल पे पहुंचे, और तब हम देखें कि फिर धुआंधार तरीके से गाड़ियां बिक रही हैं, क्योंकि गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं पहले से। आप कोविड के बाद में और कोविड के पहले, प्री कोविड, आप कारों के दाम को कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस नज़र आता है, राइट। पहले बहुत ही कम दामों में भी कार मिलनी शुरू हो जाती थी। और एक और चीज़ प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अब इंडिया में एसयूवी का क्रेज़ आ गया है, तो एसयूवी इतनी सस्ती तो मिलती है नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं लोग भी, ये भी हो सकता है कि लोग सोच रहे हो कि हम किसी तरीके से ले तो बढ़िया कार लें, और छोटी कारों से इंटरेस्ट लोगों का अब जा चुका है। इसके अलावा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव रूरल डिमांड की इस आर्टिकल में भी बात हो रही है कि 2 व्हीलर ग्रोथ तो बढ़िया ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रूरल डिमांड है, मॉनसून बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेड है, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी भी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है कस्टमर्स के साथ। इतने सारे एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, आप खुद जाए तो देखो आपको कितनी जगहों से लोन मिलने को तैयार रहेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा हाल है, ये है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जहाँ हमने डिस्कस किया 2 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स को डिस्कस किया स्पेसिफिकली, और कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि यहाँ कुछ नया है नहीं, बढ़िया चल रहा है पैसेंजर व्हीकल, इस कमर्शियल व्हीकल्स। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, यह है इक्विटी म्यूचुअल फंड सॉ रिकॉर्ड 34,000 करोड़ इनफ्लोज इन में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग नहीं है, मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। भले आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो नहीं लगाते हो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन बाकी लोग एक्सपर्ट्स तो हैं बहुत सारे। आप क्या करते हो उन्हें, आप मान लीजिए 5,000 10,000 पर मंथ की एक SIP ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। इसमें आपको 5 से 10,000 RD की तरह पैसे देने हैं। यहाँ पे एक फंड मैनेजर होगा, वो फंड मैनेजर पूरे जो फंड है उसका डिसाइड करेगा कि पैसा कौन सी बढ़िया बढ़िया कंपनियां जहाँ पैसे लगने चाहिए, और ये कंपनियां कितना ग्रो करेंगी, वो इसके हिसाब से इवैल्यूएट करता है, रिसर्च करता है, और वहाँ पे पैसे निवेश कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं इंडिया में। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का इतना क्रेज हो चुका है, हर 2-3 महीने पे रिकॉर्ड टूट जाते हैं इनफ्लोज के, और मार्केट चाहे कितना ही ऊपर हो या नीचे हो, अब लोगों को भी समझ में आ गया है कि मार्केट नीचे आए तो पैसा लगाना है उल्टा और ज़्यादा। तो इलेक्शन की अनसर्टिनिटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। इन्वेस्टर्स ने रिकॉर्ड पैसा लगाया इक्विटी म्यूचुअल फंड में मई में, ठीक है। ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है हम लोगों का। यहाँ पे देखिए, अगर 34,697 करोड़ नेट इन्फ्लोज हुए हैं एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स में लास्ट मंथ, ठीक है। पिछले मंथ कितना था, 28,463, अब कितना आ गया है, 34,697। मतलब ये टोटल पैसा है जो इंडियन लोग SIP के थ्रू डाल रहे हैं अभी म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ठीक है। अप्रैल में इक्विटी स्कीम्स में आए थे करीब 19,000 करोड़, तो यहाँ करीब करीब 2 गुना हो गया है, जो कि बहुत बड़ी इंक्रीमेंट है। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी भी लोगों के अंदर है, और आगे अभी तो खैर बहुत स्कोप है, इंडिया में भी बहुत कम लोगों का डीमैट अकाउंट है, अभी मार्केट में रिकॉर्ड पैसा आना एक्चुअली बाकी है। तो यहाँ पे NFO लिस्टिंग्स थी, और इन्वेस्टर्स ने वॉलेटिलिटी का भी फ़ायदा उठाया कई बार, ठीक है। SIP और लमसम के थ्रू भी पैसा लगाया है, इसमें सब लोग ही इंक्लूडेड है, जो ओवरऑल डेटा आया है हमारे पास। तो इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद अगर आप देखें तो निफ्टी मई में सिर्फ 0.3% डिक्लाइन के साथ ही क्लोज हुआ है। तो जो गेनिंग स्ट्रीक थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि लगातार 3 महीने से निफ्टी बढ़ ही रहा था हर महीने की क्लोजिंग पे अगर आप चेक करें प्राइस, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन तो था ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें स्मॉल कैप, ये गिरा 2%, और मिड कैप कितना 1.6% की गेन पे ही है। अभी मिड कैप इंडेक्स तो रुक ही नहीं रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप देखें रिकॉर्ड हाई ऑलरेडी तोड़ चुका है इलेक्शंस के बाद भी। तो यहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में इससे पता चलता है कि किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स अभी भी इतने स्ट्रांग हैं कि लोग चाहते हैं
कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन है, कुछ भी है, आगे किसी गवर्नमेंट भले ही फुल मेजॉरिटी एक पार्टी की नहीं है, हम फिर भी पैसा लगाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भी सोचे, इंडियन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, इससे हमें ये पता लगता है ऑप्टिमिस्टिक है, तो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। कुछ साल पहले कंपेयर करें तो ये कुछ रहता ही नहीं था डिस्कस करने लायक भी म्यूचुअल फंड का डेटा, जो अब इतना बड़ा हो चुका है। आते हैं अगले आर्टिकल पे जो हमने डिस्कस किया था, प्रपोज नॉर्म्स में लीड टू बिग F&O चर्न। यस, F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ स्टॉक मार्केट में कई लोग ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जहाँ आप किसी स्टॉक को डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली कि ये स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। इसमें आप स्टॉक गिरे तब भी पैसा कमा सकते हैं, बढ़े तब भी पैसा कमा सकते हैं, और स्टॉक अगर एक महीना वही रह जाए आप तब भी पैसा कमा सकते हैं। फ़ायदा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ये होता है, बट यहाँ रिस्क भी होता है, राइट। तो मार्केट का जो रेगुलेटर है हमारा सेबी, इन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। इन्होंने कहा है 400 ट्रिलियन अ डे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट could pave a way for entry of popular stocks such as LIC, Jio Financial Services, Zomato, Paytm, DMart, Adani Energy into derivative segment। इंडिया में इस वक्त सारे जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नहीं है, करीब 200-250 स्टॉक्स है। एक क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर दोगे ना तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स में आपका आ जाएगा, ठीक है, आपकी कंपनी आ जाएगी। तो इस वक्त वो क्राइटेरिया फुलफिल कौन कर रही है? LIC, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जोमेटो, पेटीएम, डीमार्ट, अडानी एनर्जी, ये सारी जो कंपनीज हैं अभी डेरिवेटिव्स में आएंगी सेबी के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। तो इंडियन डेरिवेटिव मार्केट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यहाँ पे बहुत बड़ा चर्न देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक एग्जिट भी हो सकता है। तो करंट लिस्ट ऑफ 182 स्टॉक्स है, 182 स्टॉक्स है जो भी डेरिवेटिव्स में है, ठीक है, जहाँ पे अपवर्ड रिविजन होना है एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही चेंज कर दिया जा रहा है क्योंकि सभी नहीं चाहते कि बहुत सारे नए स्टॉक्स इसमें आ जाए डेरिवेटिव्स पे। एंड इसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके से क्राइटेरिया रखना होगा कि कुछ कंपनीज यहाँ से निकल जाए। तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 77 नए नेम है जो पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं F&O सेगमेंट में, जहाँ पे एवरेज डेली टर्नओवर 432 ट्रिलियन रुपए का था मई के महीने में। बाटा, ग्रैनुल्स इंडिया, कैनफिन होम्स, एबॉट इंडिया, महानगर गैस, सिटी यूनियन बैंक, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, इप्का लेबोरेटरीज, ये सारे नेम्स हैं जो निकलने वाले हैं F&O से, ठीक है। अब आप इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये कहना है न्यूवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का और IIFL ऑल्टरनेटिव रिसर्च का। ऑल्सो न्यू एज कंपनीज जो लिस्टेड है पास्ट फ्यू ईयर्स, जैसे डिलीवरी, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस, पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक, नाइका, जोमेटो, ठीक है। इसके अलावा इंटरमीडियरीज जैसे BSE, CDSL, एंजल वन, ये एलिजिबल बन जाएंगे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिस्ट में आ जाएंगे। तो अब आपके पास कुछ नए स्टॉक्स तो हैं ट्रेड करने के लिए, बढ़िया न्यू एज कंपनीज हैं ये, लेकिन कुछ पुराने आपके शायद दोस्त हो सकते हैं जिनको आपने बहुत ट्रेड किया हो, काफ़ी पैसे भी कमाए हो या शायद थोड़ा लूज भी किया हो, ये अब यहाँ से निकलने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट से, एंड आप इसे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले देखना होगा कि क्या क्राइटेरिया होता है, क्योंकि ये जो प्रपोजल है करीब 6 साल बाद आ रहा है। 6 साल पहले रिवीजन हुआ था सिलेक्शन कंडीशन में, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था कि ये स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन होना चाहिए, 6 साल पहले चेंज हुआ। अब 6 साल बाद जो चेंजेस आएंगे, वी हैव टू सी कि क्या चेंजेस रहते हैं, क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि अगले शायद 5-6 साल भी फिर यही रूल्स फॉलो हो और कोई चेंजेस हमें देखने को ना मिले, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं बिग इम्पैक्ट नाम से, जहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज निकलने वाली हैं और कौन कौन सी कंपनीज ऐड होने वाली है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है, वी हैव टू सी कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इन ब्रीफ आर्टिकल्स में आता है आखिर में, गूगल पेज 2.3 मिलियन फॉर ट्रायल बाय जज नॉट जूरी। फेडरल जज ने रूल किया कि अल्फाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ये एक बेंच ट्रायल को फेस करेंगे इंस्टेड ऑफ जूरी, यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट एंटी ट्रस्ट केस में, जहाँ पे इन पे इल्ज़ाम लगे, कई बार एलिगेशन इन पे लगते रहते हैं मोनोपोलाइजेशन के, ठीक है, कि मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी में। एंड फर्म ने फेडरल गवर्नमेंट को $2.3 मिलियन पे किए हैं यहाँ पे, ठीक है, कैशियर चेक फॉर $2.3 मिलियन, satisfied any damages that 8 federal government agencies alleged they suffer from Google's conduct, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि इन्हें जूरी वाला ट्रायल नहीं चाहिए, ठीक है, इन्हें जज वाला ट्रायल चाहिए। जूरी मतलब क्या होता है कि कोई करीब 10 या 15 लोग ऐसे सिलेक्ट होते हैं रैंडमली, नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स होते हैं ये, और ये बेसिकली अपना डिसीजन
जज को बताता है कि इन्हें क्या लग रहा है कि इस केस में क्या होना चाहिए। अब होता ही है कि अगर आप देखेंगे ज्यूरी वाले ट्रायल यूजुअली ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इनके थोड़े अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंट हमेशा इनके अगेंस्ट रहता है आम नागरिक में। जब इतनी बड़ी कंपनियां हो जाती है जो स्पेसिफिकली हमें पता है कि ये मोनोपोली क्रिएट कर रही है, तो गूगल ने इसीलिए इतना पे कर दिया, जो कि इनके लिए कुछ नहीं है, ये चंद मतलब आप कह सकते हैं चेंज बनी है तो इनके लिए, ठीक है, ताकि जूरी के सामने इनका ट्रायल ना हो। बीबी डाटन्स वर्क प्लेस रिलेशनशिप पॉलिसी, बीबी एम्प्लॉयज़ को डिस्क्लोज करना होगा अगर उनके कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं कॉलीग्स के साथ, ठीक है, नहीं तो जॉब से उन्हें निकाल दिया जाएगा। बीबी कौन सी कंपनी है? ये ऑयल मेजर है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, ठीक है। एंड इन्होंने सैक किया अपने फॉर्मर सीईओ को, बर्नार्ड लूनी को, क्योंकि इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया था। तो इनकी अपडेटेड पॉलिसी प्रोहिबिट करती है किसी भी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनेज करने से, कोई भी रिलेटिव्स या फिर किसी के साथ भी अगर इंटीमेट रिलेशनशिप रखते हैं तो यहाँ पे ये रूल्स कई सारे फर्म्स में होता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, राइट, किसी भी कंपनी में। अगर आप लेट्स से कोई आप ऑडिट करते हो किसी के काम पे एंड यू हैव अ रिलेशनशिप, देन इट डज create a conflict of interest and biasness. LVMH names new CFO as succession takes grow. LVMH दुनिया की सबसे बड़ा लग्जरी ग्रुप है ये, एंड इन्होंने अपने लॉन्ग टाइम CFO को जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं अलविदा करने वाले हैं यहाँ पे। एंड लग्जरी ग्रुप कंट्रोल बाय बर्नार्ड अर्नोल्ड प्रिपेयर्स फॉर सक्सेशन इन की एग्जीक्यूटिव रोल्स में सक्सेशन प्लानिंग चल रही है। तो पेरेंट कंपनी है लुई विटॉन की, इन्होंने सेसिल कैबिनेस को अपॉइंट किया एज डेप्यूटी फाइनेंस एंड डायरेक्टर, रिपोर्टिंग टू CFO शीन जैक्विस कीनी। यहाँ पे काफ़ी सारे सक्सेशन प्लान्स हो रहे हैं। मैं बता दूँ कि बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं अभी। एलॉन मस्क एंड जेफ बीजोस से भी ज़्यादा इनकी नेटवर्थ रही है कई सालों तक। स्पेशली अगर आप देखें ना, कोविड के बाद इन्होंने असली अपना प्रोग्रेस दिखाया है। कोविड के बाद से लग्जरी गुड के सेगमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करने लग गया है। उसका एक रीज़न ये बताया गया कि कोविड में क्या हुआ कि जो रिच थे ना वो और ज़्यादा रिच हुए हैं, राइट। उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, क्योंकि ट्रेजेडी और क्राइसिस के टाइम पे वो सर्वाइव तो कर लेता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी अच्छे खासे एसेट्स हैं, लिक्विडिटी है, पैसा है लगाने के लिए, है ना। तो क्योंकि हर कंट्री में देखा गया, सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक कंट्री में नहीं, तो पूरी दुनिया में कोविड के बाद से लग्जरी गुड्स की डिमांड अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। एंड दुनिया के सबसे अमीर आदमी इसलिए कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है कि LVMH ग्रुप के बर्नार्ड अर्नोल्ड दिख रहे हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये इसका एक आप कह सकते हैं एक इंडिकेशन है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम पे किस तरीके से वेल्थ डिस्पैरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसके आप इम्प्लीकेशंस को स्टडी कर सकते हैं और इसके कॉज को भी स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।